वेलकम बैक। कॉन्सेप्ट गुरुकुल के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पिछला वीडियो हमने डाला था सेकंड पेपर का। हमने कुछ जल्दबाजी में, या ये समझो हमारा सेटअप चल रहा है उस हिसाब से हमने पहले ये डाल दिया था कि सेकंड पेपर का तैयारी कैसे करें, जबकि आपके जितना सेकंड पेपर है उससे बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण फर्स्ट पेपर होगा। क्योंकि आरपीएससी अभी फर्स्ट पेपर के इतना पीछे पड़ी हुई है कि अभी कल परसों सांख्यिकी विभाग का एक सांख्यिकी पोस्ट है असिस्टेंट प्रोफेसर की, उसका यह निकाला था रिजल्ट। उसमें से नॉट फाउंड आया था, मतलब एक भी बच्चा नहीं मिला जो उस मिनिमम जो मार्क्स है उसको क्वालिफाई कर पा रहा है। और उसमें 3 पेपर होते हैं, फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर और थर्ड पेपर। थर्ड पेपर होता है वो राजस्थान जीके का, और वो होता है बाकी अलग अलग पेपर को 40% से पास करना होता है। एग्रीगेट 36% होना जरूरी है। तो पूरे राजस्थान में उनको 36% वाला एक भी बंदा नहीं मिला। तो उस बात को मद्देनजर रखते हुए आपको सबसे ज्यादा जरूरी यह है कि आप हमेशा फर्स्ट पेपर को उतना ही महत्व दें जितना आप सेकंड पेपर को दे रहे हो। और मेरा तो मानो वर्तमान ट्रेंड ये है कि आप फर्स्ट पेपर को बहुत ज़्यादा महत्व दें। ने सेकंड पेपर को हाँ हर कोई करता है, और जो राजस्थान में रेगुलर फर्स्ट ग्रेड की भर्ती होती है उसमें तो ये है कि आप सब्जेक्ट वाला मजबूत होता है तभी वो फर्स्ट पेपर के लिए, फर्स्ट ग्रेड के लिए तैयार हो पाता है। उसका अगर सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग नहीं है या वो उसमें पीजी किया है तो उसका सब्जेक्ट तो स्ट्रॉन्ग होगा ही। तो इस वजह से वो फर्स्ट पेपर में मात खा जाता है। मेरे ऐसे मतलब स्टूडेंट देखे हैं मैंने जिनके मतलब ये देख लो सब्जेक्ट में से वो 75% अबव क्रॉस कर रहे हैं। मतलब अगर 300 का पेपर है उसमें 75% मतलब वो कवर कर रहे हैं। लेकिन फर्स्ट पेपर में उनसे 40 या 28 क्वेश्चन ही राइट नहीं हो पा रहे हैं। 40% या 28 क्वेश्चन वो भी उनसे राइट नहीं हो पा रहे हैं। तो ये एक बेहद गंभीर समस्या है, और इस समस्या से आप न हम मुंह मोड़ सकते हैं न इससे पीछा छुड़ा सकते हैं। इसका एक ही इलाज है, इनसे भिड़ जाओ और वो करो जो वो मांग रहा है, न कि वो करो जो हम पढ़ना चाह रहे हैं। हमें वो करना है कि जो अभी वर्तमान डिमांड क्या है, आरपीएससी ये कहती है तो हम वो करना है कि आप 40% ला के दिखाओ। तो आरपीएससी का चैलेंज स्वीकार करो, उस चैलेंज पे खरा उतरने की कोशिश करो, मेहनत करो, और उस मेहनत में हम कुछ कदम आपके साथ चलेंगे। बाकी का सफर तो आपको ही तय करना है। हम इस सफर में केवल इतना ही साथ दे सकते हैं कि आपका कुछ चीजें जो अव्यवस्थित होती है उनको व्यवस्थित करके चीजें आपको प्रोवाइड करवा दे। बाकी चीजें आपको स्वयं ही करनी पड़ेगी। ये कोई वो कहते हैं ना कि ये कोई जन्म गुट्टी नहीं है जो आपको घोट के पिला दे। चीजें आपको खुद को ही क्लियर करनी पड़ती है तभी वो सिलेक्शन का पात्र बनता है। हम चीजें ये है कि आपकी चीजों को सरलीकरण कर सकते हैं। उस सरलीकरण में आपका सहयोग पूर्णतः हमारी तरफ से रहेगा। आज हमारे कुछ सेटअप की वजह से क्लास लाइव लेना चाहते थे लेकिन लाइव नहीं हो पा रही है। इस वजह से हम ये रिकॉर्डेड क्लास डाल रहे हैं। पिछला जो वीडियो था जिस पे हमने ये डाला था कि हम सेकंड पेपर के लिए कुछ चीज़ें शुरू करने जा रहे हैं, उसमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया था। कुछ कमेंट्स आए थे, उन कमेंट्स का भी मैं जवाब देने की शुरू करूंगा। और उसका जो सेकंड पेपर का विस्तृत सिलेबस, उस समय मैंने ऊपरी ऊपरी चीज़ें बताई थी कि भाई ये सिलेबस आया हुआ है। उस समय मार्केट में ये चल रहा था कि सबसे पहले कौन भी स्पेशल एजुकेशन के लिए वीडियो लाता है, उस हिसाब से हमने भी वीडियो डाल दिया। लेकिन हम उस पर केवल बातें हवाई बातें नहीं करेंगे, हम उस पर पूरी तरह से अमल करने पे लगे हुए हैं। इसलिए हमारा वो वीडियो लेट होने पे कगार पे है, क्योंकि हम उस पर पूर्णतः विश्वास और अच्छे ऐप में और आपके सामने सारा सार गर्भित विद टाइम टेबल से आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। इसलिए हमारे अभी नोट्स सेकंड पेपर के तैयार हो रहे हैं। जैसे ही तैयार हो गए तो हमारा ऐप है, उस ऐप कंपटीशन कंपटीशन स्पेशल ऐप है। इस ऐप पर आप जाइए। इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने उस ऐप का पिन पिन किया हुआ है, कमेंट पिन में है, उसमें आपको वो ऐप मिल जाएगा। उस ऐप में जाइए, वहाँ स्पेशल एजुकेशन का कोर्स बना हुआ है, उस कोर्स को देखना। और उस पर सारा, एक तो ये है कि अभी आरपीसी ने जो सिलेबस डाला है वो इंग्लिश में डाला है पूरा ही। अब उसमें भी कुछ बच्चों के कमेंट आए थे कि सर ये आरपीएससी इंग्लिश में ही क्यों डालती।
तो इसका एक रीजन ये होता है कि वर्तमान का युग इंग्लिश का प्राइम, आपकी ये समझ लो कि भारत के संविधान की पहली लाइन ही इस बात से शुरू हुई है, भारत जिसे इंडिया कहा जाता है, इंडिया दैट कॉल, भारत दैट कॉल इज इंडिया, मतलब भारत वो है जिसको इंडिया कहा जाता है। तो उसमें ही भारत के संविधान की पहली लाइन में ही ये लिख रखा है कि हम दोनों शब्द यूज करेंगे, भारत भी यूज करेंगे और इंडिया भी यूज करेंगे। तो हम उस लाइन को चैलेंज नहीं कर सकते कि आप इंग्लिश हमारी प्रायोरिटी लैंग्वेज क्यों है। कुछ चीजें हैं टेक्निकलिटी जो जैसे इंग्लिश फर्स्ट प्रायोरिटी मानी जाती है, उस टेक्निकलिटीज में हम नहीं जाना चाहते कि भाई क्यों ये माना जाता है। वो उनका मायने होता है, आप पेपर देखोगे क्वेश्चन पेपर पे स्पष्ट लिखा आएगा कि हिंदी व इंग्लिश के प्रश्नों में से जो इंग्लिश में सही है वो ही माना जाएगा। तो आप उसको कैसे चैलेंज कर सकते हो? वो कहने की बातें होती है, एनईपी लेके आए हैं, ये एनईपी में हम स्पष्ट रूप से कहा है कि शिक्षा हमेशा मातृभाषा में दी जाएगी। आप त्रिभाषा फॉर्मूला लाए हैं, उसमें कहा था कि मदर टंग अलावा 2 भाषाएँ आप सीख सकते हो। फिर भी ये अब बातें हवा-हवाई है और वर्तमान युग ये टेक्नोलॉजी का युग है। उस टेक्नोलॉजी युग में आप जितना इंग्लिश को दे पाओ उतना अच्छा है, और प्लस आपके लिए तो इंग्लिश मस्ट कंपल्सरी हो गई। अब आप इतना ट्रांसलेशन नहीं सीख पाओगे ना तो उसमें दिक्कत आएगी। इस वजह से दिक्कत आएगी, मैं अभी ये आपको फर्स्ट पेपर का सिलेबस डिस्कस करूँगा, उसमें आपको पता लग जाएगा इंग्लिश कहाँ मैटर करती है, कहाँ नहीं मैटर करती। पहले क्या होता था, पहले चीज़ें होती थी, चीज़ें अगर फर्स्ट ग्रेड का पेपर होता था, 75 क्वेश्चन आते हैं उसमें और 150 मार्क्स होते हैं उसमें। तो जो ये 40% वाला रूल नहीं था तो क्या करते थे कि उसमें से जिसको इंग्लिश नहीं आ रही है उसके इंग्लिश के 4 क्वेश्चन वो सीधे छोड़ के चला जाता था और उसको कोई लॉस नहीं होता था। वो बहुत सारे लड़के सेलेक्ट होते थे, क्योंकि अगर वो 150 क्वेश्चन आते हैं सब्जेक्ट में, टोटल 300 मार्क मार्क 300 इसके पूर्णांक होते थे। तो वो क्या करता था, उस 300 में से नंबर लेके आता 280, 285, और यहाँ पे केवल 20 या 30 नंबर लाके वो बंदा फर्स्ट ग्रेड बन जाता और उसमें कोई दिक्कत नहीं थी। पर अभी का ये है कि अगर आपको ये 40% वाला क्राइटेरिया क्लियर करना है तो चीजें और वर्तमान ट्रेंड को देखते हुए, मान लो अगर आपके स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है, कोई सब्जेक्ट है जो आपका स्ट्रॉन्ग है, जैसे आप मान लो राजस्थान जी के पढ़ते हो और हर छोटे कंपटीशन एग्जाम से आपने शुरू किया था पढ़ना, राजस्थान जीके पढ़ते आ रहे हो, राजस्थान जीके के उसमें क्वेश्चन आएंगे 20 से 25, मतलब मैं मिला के बोल रहा हूँ, ज्योग्राफी पॉलिटी इकोनॉमी सारा ये मिला के बोल रहा हूँ, 20 से 25 क्वेश्चन आएंगे। तो वो क्वेश्चन को क्या करेगा, 3 लेयर में बांट देगा। फर्स्ट लेयर होगी उसमें वो ये कहेगा जो निम्न स्तर के प्रश्न होंगे जो हर कोई करेगा, मतलब जो बंदा पहली बार देने जा रहा है उसको 2-4 क्वेश्चन ऐसे दिखेंगे जो वो कर देगा, और ये नॉर्मल कंपटीशन की तैयारी में होना ही चाहिए, क्योंकि आप अगर कंपटीशन का यही नियम है कि आप उनको पहली रेस से बाहर नहीं कर सकते, तो वो पहला आपसे यही करवाएंगे। सेकेंड लेयर का क्वेश्चन होगा ना, वो केवल वो करेंगे जो थोड़ी बहुत पढ़ाई करेंगे, थोड़ा इसको बोल सकते हैं मध्यम स्तर का। तो थोड़ा बहुत क्वेश्चन होंगे, ठीक ठाक क्वेश्चन होंगे जो इनको वो खुल कर लेगा। फिर वो क्वेश्चन आएंगे जो आपके सिलेक्शन का क्राइटेरिया निर्धारित करेंगे, वो उच्च स्तर के प्रश्न होंगे। उन उच्च स्तर के प्रश्नों में आपसे वो ये डिमांड करेगा कि आपने कितना डीप नॉलेज पढ़ा है, कितना कॉन्सेप्चुअली क्लियर पढ़ा है। क्या होता है कि चीजें कभी कभी वो फर्स्ट लेवल का ही क्वेश्चन इतना आसान मतलब टफ बना देता है कि अपने को वो कभी उस लेवल पे हम जाके सोचते भी नहीं कि ये ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है। मान लो उसने नॉर्मली सवाल पूछा ना कि राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार इतना इतना है, वो वहां पे पश्चिम उत्तर दक्षिण या अक्षांश का पूछेगा तो उत्तर दक्षिण में कंफ्यूज करवा देगा, और वो देशांतर का पूछेगा तो पूर्व पश्चिम में आपसे कंफ्यूज करा देगा। वो छोटा बहुत नॉर्मल क्वेश्चन होता है, लेकिन वो बेसिक चीजें पढ़ी हुई नहीं होती है, तो या ये होता है कि आप फैक्ट 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 ही पढ़ते जा रहे हो, वो आपको कॉन्सेप्ट में उलझा देगा। तो चीजें उस आधार पे हम कोशिश करनी चाहिए हमें तैयारी वक्त
कि उन चीज़ों को छाँटना शुरू कर दें जो अभी वर्तमान ट्रेंड चल रहे हैं। मान लो 2022 से लेके अभी तक जितने आरपीएससी के पेपर हुए हैं, चाहे वो आपके सिलेबस में है, चाहे नहीं है। तो इन द सेंस सिलेबस में मतलब ये समझ लो कि आपके सिलेबस में ये चीज़ें डायरेक्ट या इनडायरेक्ट लिंक नहीं है। मान लो अब आप अकाउंटिंग का पेपर उठा के उसको कोई मतलब नहीं है, लेकिन जो फर्स्ट पेपर होता है उसको आप इस पेपर में एनालाइज में लेके देखना कि पेपर वर्तमान ट्रेंड में क्या हो रहा है। पहले फिर आप इसमें से अगर 3 लेवल में बाँटोगे तो ये हो जाएगा, 5 क्वेश्चन तो ईज़ी आ जाएँगे, जो हर कोई करेगा। 10 क्वेश्चन ऐसे आ जाएँगे जो थोड़ा बहुत थियरी वाला करेगा। 10 क्वेश्चन ऐसे आ जाएँगे जो क्वेश्चन होंगे 2 या 3 ही होंगे, ज़्यादा नहीं पहुँच पाएँगे और वही डिफरेंस है वो क्लियर करेगा कि आप पेपर में कहाँ बैठने जा रहे हो। ठीक है? तो इस आधार पे हमें इन चीज़ों को लेके चलना है। एक तो ये होता है कि ज़्यादा तैयारी या जो तैयारी सीरियस तैयारी कर रहा है उस बंदे के यहाँ गलती हो जाती है पहले। वो पर्सन कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम में वो पर्सन कभी आपको दुखदाई नहीं होगा जो राजस्थान में किसी को नहीं आता। मतलब ये हो चाहो कि 1% 2% लोग करेंगे। वो पर्सन आपको कभी भी कॉम्पिटिशन से बाहर नहीं करेगा। आपको कॉम्पिटिशन से वो पर्सन बाहर करेगा जो आपका सबका सही हो रहा है और आपके गलत हो रहा है। और इसी वजह से लोग कई बार क्यों अगर ये तैयारी शुरू से हो जाए तो बंदा फर्स्ट बार में सिलेक्शन हो जाए। वो फर्स्ट बार इसीलिए तो देखता है कि ये चीज़ें हमें गलत नहीं करनी है। जो सब सही कर रहे हैं वो चीज़ हमें कभी भी गलत नहीं करनी है। इसी आधार पे ध्यान रखते हुए सबसे पहले आपको एक तो ये पचड़ा छोड़ ही देना। बिल्कुल सिलेबस आपके सामने चिपका होना चाहिए और विद सिलेबस ही पॉइंट बाय पॉइंट सारी चीज़ें पढ़नी है। अदर चीज़ नहीं पढ़नी है। ये अभी के ट्रेंड का सबसे बड़ी विशेषता यही है कि अदर की पहले क्या होता था, चलो राजस्थान जीके में ये डाल रखा है, उसके साथ में ये पढ़ो। अब उसने दिल्ली सतना लिख के इसके आगे जितने मान लो वंश दे रखे हैं, उन वंश को ही पढ़ना है। राजस्थान के सभी वंश नहीं पढ़ने अपने और नहीं उनमें उलझना। इस वजह से ये आजकल तैयारी स्पेसिफिक हो गई है कि आप किसी तैयारी को स्पेसिफिक ही करोगे तभी वो चीजें क्लियर होगी। वंश वाला आप कंसेप्ट वो उसमें मान लो उसने चौहान दे रखे हैं और तो चौहान को ही पढ़ना है। आपको हरियक वंश या सॉरी ये चावड़ा वंश ये या गुर्जर प्रत्याहार नहीं दे रखा तो गुर्जर प्रत्याहार को नहीं पढ़ना। ये एक स्पेसिफिक ध्यान रखना, केवल चौहान दे रखा है तो चौहान पढ़ना। दूसरा, ये पढ़ने के साथ-साथ में आपके क्या मैटर क्या यूज़ करता है कि भई हम पढ़ने के लिए क्या चीज़ें पढ़नी चाहिए, कैसे पढ़नी चाहिए, वो चीज़ें हम अब सिलेबस के साथ में देखेंगे। तो ये फर्स्ट पेपर का सिलेबस है। पहले आप थोड़ा वो देख लो कि इसमें क्या-क्या चीज़ें पूछी जाएगी। इन लिए ये सिलेबस का लास्ट पेज कहाँ पे है? चलो मैं बता देता हूँ उसमें लास्ट लास्ट पेज। तो लास्ट पेज में ये लिख रखा है कि इन्होंने किस भाग में कौन सा भाग डिवाइड किया हुआ है। ये चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अगर इसमें आपके लास्ट पेज में एक तो ये है कि 75 क्वेश्चन आएंगे आपके, ठीक है। उसको 5 इकाइयों में बांट रखा है उसने। हर इकाई में से आपके प्रश्न बराबर प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। और टोटल 150 पूर्णांक होंगे, मार्क्स होंगे इसके। ये लास्ट पेज पे लिखी हुई है, आप सिलेबस आरपीएससी की वेबसाइट से देख सकते हो। इसमें ये सारी चीजें लिखी हुई। रहा बात हिंदी का, तो हम हिंदी का जैसे ही उसका चेंज करके उस जो आप गूगल ट्रांसलेट करोगे ना चीजें ऊपर नीचे हो जाएगी, वो नहीं। हम जो इसके ऑथेंटिक जहाँ से ये मटेरियल उठाया गया वहां से लेके आपको 1-2 दिन में व्यवस्थित करके या कल या परसों ग्रुप में जो सॉरी ऐप बना हुआ हमारा उस ऐप में डाल देंगे, वहां से आप डाउनलोड कर लेना। और जो जनरल
फर्स्ट ग्रेड की भर्ती होती है, सामान्य फर्स्ट ग्रेड की भर्ती होती है, उसमें और इसमें सिलेबस में काफी कुछ चेंजेज किए हैं, वो आपको देखना चाहिए कि क्या क्या चेंजेज हैं इसमें। सबसे फर्स्ट ग्रेड का मुझे ये आज तक समझ नहीं आया, फर्स्ट ग्रेड में हिस्ट्री को बहुत मतलब वेटेज दिया जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है, हिस्ट्री को आपसे अच्छे से पढ़ना है। हिस्ट्री वाला पोर्शन में सबसे पहले इकाई है, इसमें ये हिस्ट्री दे रखा है, हिस्ट्री ऑफ राजस्थान एंड इंडियन हिस्ट्री विद स्पेशल एम्फेसिस एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट। अब आपसे वो ये जो राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन था उसके बारे में ही जानना चाहता है। स्पेशल इम्पेथस मतलब मैं विशेष तौर से जोर दे रहा हूँ इंडियन नेशनल मूवमेंट पर, तो वो आपसे इस पर ज्यादा फोकस करवाएगा। तो पहला इसमें ये चैप्टर जो जनरल में है वो उसमें भी है, फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ 1857 1857 की क्रांति, वो सेम टू सेम इसमें डाल रखा है, इसमें भी है। फिर ये नया डाला है, उसमें नहीं है, जनरल फर्स्ट ग्रेड की भर्ती होती है उसमें ये सिलेबस में नहीं है। ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म, नेशनलिज्म की ग्रोथ उसमें नहीं है, लेकिन उसके बाद का नेशनलिज्म जो मूवमेंट है वो पूरा उसमें कवर किया गया है। ग्रोथ ऑफ मास नेशनलिज्म, ये दोनों ही चीजें सेम ही है, इसमें डिफरेंस ये है कि जो कांग्रेस बनने से पहले की जो क्या घटनाएं घटित हुई थी, या कांग्रेस से पहले कौन कौन से दल एक्टिव थे जो जिन्होंने हमारे देश में राष्ट्रीय चेतना को बढ़ाने का प्रयास किया था, उनके बारे में बस, ज्यादा कुछ नहीं, नॉर्मल मैटर है, वो पढ़ना पड़ेगा। फिर है ना, इससे पीछे जाने की कोशिश मत करना कभी भी, यहीं से शुरू करना 1857 से, और उससे पीछे जाने की कोई जरूरत नहीं है। आप उनको नहीं पढ़ना है, जो अंग्रेज क्यों आए थे वो सारी चीजें नहीं पढ़नी है, कुल मिला के ये है। आप उनमें चलोगे ना फिर उनमें उलझ के रह जाओगे। आपको बक्सर का युद्ध, प्लासी का युद्ध, सिराजुद्दौला, उनसे कोई मतलब नहीं है, कौन से गवर्नर जनरल वो नहीं देखे। हाँ, वो उन गवर्नर जनरल को जरूर देखना है जो इस इस एरा में थे, 1857 से लेके 1900, जब ये तो फ्रीडम मतलब आजादी तक का पूछ रहा है, तो आजादी तक 1947 तक, 1857 से 1947 तक का ही इतिहास पढ़ना है। लगभग 90 एक साल का ये इतिहास है, आपको ये ही पढ़ना है, उसमें वो चीजें नहीं जाना है। उसमें एक ही बात का ये ध्यान रखना, टूवर्ड्स ऑफ फ्रीडम एंड पार्टीशन, ये स्वतंत्रता के बाद का भारत, और उसमें पढ़ना है आपको पार्टीशन, बंटवारा क्यों हुआ था भारत पाकिस्तान का, सबसे पहले कहाँ मांग उठी, मुस्लिम लीग कौन सी पार्टी थी, कहाँ पर ये पहला पर्चा डाला गया, वो सारी चीजें इसमें पढ़नी है। फिर सोशल एंड रिलीजन्स रेसिस्टेंस इन 19 और 20वीं सेंचुरी, इसमें आपको ये पढ़ना है जो राजा राम मोहन राय ने क्या समाज में सुधार करने की प्रयास किए थे, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने क्या प्रयास किए थे, वो सारी चीजें इसमें देखनी है। ठीक है, प्रिवेंट एंड लीडर्स ऑफ 19वीं और 20वीं शताब्दी विद स्पेशल रेफरेंस टू, 19वीं 20वीं शताब्दी में कौन कौन से, अब इन्हीं को ही पढ़ना है, बाकी पे आपको ज्यादा फोकस नहीं करना। आपको वीडी सावरकर पढ़ना है, वीडी सावरकर जनरल में भी था, इसमें भी है, पर ये नया इसमें डाला है बंकिम चंद्र जी, वो उसमें नहीं है। लाल बाल पाल, ये लाल बहादुर शास्त्री थे उसमें, ये दोनों नहीं थे। चंद्रशेखर आजाद, ये उसमें भी था। भगत सिंह, ये उसमें भी। सुखदेव, रास बिहारी बोस और सुभाष चंद्र बोस, इन्हीं को ही पढ़ना है, और इनकी क्या बुक्स है, इनके क्या जीवनियां थी, ये उनका क्या स्ट्रगल था, ये उन्होंने कौन से संगठन बनाए थे, ये सारी चीजें विद रेफरेंस के पढ़नी है। ये पढ़नी कहाँ पे वो भी बताऊंगा। नेशनल मूवमेंट विथ स्पेशल रेफरेंस टू महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आजाद और बी आर अम्बेडकर, ये वो लाइन सेम टू जो जनरल फर्स्ट ग्रेड की भर्ती होती है उसी से उठवाई है। ठीक है, फिर हिस्ट्री ऑफ राजस्थान, एंशियंट कल्चर एंड सिविलाइजेशन ऑफ राजस्थान में आपको कालीबंगा पढ़नी है, आहड़ पढ़नी है, गणेश्वर पढ़नी है और बैराट पढ़नी है, बाकी किसी को भी नहीं देखना है, केवल इन चार को देखना है। इन चार में क्या क्या स्पेशल विशेषता है और इनका तुलनात्मक अध्ययन करना है, क्या चीजें इन तीनों में कॉमन हो सकती है, काम उलझा सकता है, ये चीजें एक जरूर देखना। हम क्या करते हैं, पढ़ते तो हैं लेकिन उनकी तुलना नहीं कर पाते। मान लो ये आहड़ सभ्यता में क्या मर्दबान मिले थे, और आहड़ में मिले तो कालीबंगा में कैसे मिले थे, इनके रंगों में क्या किया था, पिछली बार एक सवाल आया था, उसमें रंग में कंफ्यूज करा दिया कि वहां लाल बर्तमान के मिले थे या उनमें कौन से काले बर्तमान बर्तन मिले, तो इस आधार पे उनमें दोनों में तुलना आनी ही जरूरी है, कंपलसरी। मतलब ये देख लो, इनको चारों को एक साथ लिखना और इनमें क्या क्या चीजें, पहले तो ये इन चारों को लिख लिया ऐसे सीधा, यहाँ पे आड़ लिख दिया, कालीबंगा लिख दिया, गणेश्वर लिख दिया और बैराट लिख दिया। फिर इनमें पहले तो कॉमन चीज लिखो कि उत्खननकर्ता कौन थे, इसका कौन था, इसका कौन था, इसका कौन था, इसका कौन था,
ठीक है। फिर इनका टाइम पीरियड लिख लो, ये किस टाइम पीरियड है, ये किस टाइम पीरियड है, ये किस टाइम पीरियड है। फिर इसमें देख लो कि ये किस काल की है, मतलब ये कांस्य युगीन है, ये ताम्र युगीन है। इनके ये चीजें स्पेशल, इनके बीच का जो कॉमन चीजें तुलनात्मक अध्ययन है वो बहुत जरूरी। आजकल कंपटीशन में ये सवाल बहुत ज्यादा बन रहे हैं। ठीक है। फिर है हिस्ट्री ऑफ राजस्थान फ्रॉम 8वीं से 18वीं शताब्दी। ठीक है, उसमें आपको देखो ये स्पेशल जो करेक्ट उनको पढ़ना है। गुर्जर प्रत्यार पढ़ने, चौहान ऑफ अजमेर पढ़ने, तो हमें केवल अजमेर के चौहानों पे फोकस करना, सांबर के या नाडोल के उनके चौहानों पर ध्यान नहीं देना। एक बार अगर सरसरी नजर से देखना चाहो तो देख सकते हो, लेकिन पढ़ना केवल अजमेर के चौहान है। रिलेशन विद दी दिल्ली सल्तनत, मेवाड़, रणथंभौर, जालोर, राजस्थान एंड मुगल्स, राणा सांगा, इन पे देखो स्पेशल फोकस कर रखा है। उनके नाम जिनके लिए क्या ना, उनको तो स्पेशल ही पढ़ना है। राणा सांगा, महाराणा प्रताप, मान सिंह ऑफ आमेर, चंद्रसेन, राय सिंह ऑफ बीकानेर, राज सिंह ऑफ मेवाड़, इनको ही पढ़ना है स्पेशली रूप से। ठीक है। और इनको एक बार जरूर देखना, रिलेशन विद दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत के साथ में जो अटैक किए हुए थे वो जरूर देखना, जिसमें देखो मेवाड़ पे कौन अलाउद्दीन खिलजी ने किया था, वो उसके कौन कौन से अटैक हुए थे वो देखना। फिर अकबर के अटैक कौन कौन से वो देखना। ये जो दिल्ली का जो कॉन्ट्राडिक्शन हुआ था, विवाद हुआ था, वो जरूर इसमें देखना और उन्हीं को चीजों को देखना। अब मेवाड़ में वो सारी चीजें मत देखना शुरू कर देना कि कौन इसके बाद में राजा बना था, कौन इसके बाद में राजा बना था, वो चीजें आपसे नहीं पूछ रहा। वो केवल यही पूछ रहा है कि दोनों के बीच का जो दिल्ली और पर्टिकुलर जो मेवाड़ है या रणथंभौर है, इनके बीच में कॉन्ट्राडिक्शन हुआ था, उसी को ही इम्पैथिस करना चाहता है, उन्हीं को ही पूछना चाहता है। ठीक है। हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल इन राजस्थान, रिवोल्यूशन ऑफ 1857, पॉलिटिकल वेकिंग और प्रजामंडल मूवमेंट, और ये किसान आंदोलन, पिजन मूवमेंट एंड ट्राइबल मूवमेंट। राजस्थान में ये आधुनिक इतिहास वो पूरा ही है। इंटीग्रेशन ऑफ राजस्थान, राजस्थान के क्यों पढ़ना, सोसाइटी एंड रिलीजन, लोक देवता, ये आपके कल्चर वाला पार्ट, उसमें देवियां, संत ऑफ राजस्थान, टेम्पल्स, फोर्ट्स एंड पैलेसेस, पेंटिंग, वेरियस स्कूल, फेयर एंड फेस्टिवल्स, कस्टम्स, ड्रेस, ये सारी चीजें कल्चर वाला लगभग क्वेश्चन सभी का दे रखा है इसमें। ठीक है। फिर ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्या करता है आर्ट्स वाला बच्चा, ये सोचता है कि मैं ये मैथ रीजनिंग को छोड़ के चला जाऊं, तो आज के जमाने में ये पॉसिबल नहीं है। हिस्ट्री के अगर 15 क्वेश्चन आएंगे ना, तो कितना ही तैयारी करोगे ना आप, तो उसमें ज्यादा से ज्यादा आप पहुंच पाओगे 10 या 11। फिर इस गैप को कहाँ निकलोगे? उस गैप को भरने के लिए आपको अभी से ही रेगुलर 1 या 1.5 घंटा इंग्लिश को और मैथ को देना शुरू करना पड़ेगा। क्योंकि ये क्या होता है, ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है, इसमें आता तो उससे आंसर आएगा, नहीं आता तो नहीं आता। ये चीजें बहुत मायने रखती है। तो इसमें आपके एक तो मेंटल एबिलिटी वाला, और जिनको ये लगता है कि मैं ये नहीं कर पाऊंगा, या मैं, तो भी उसको ये कोशिश करनी चाहिए कि मैं इसमें से ज्यादा आउटपुट कौन सा निकाल पा सकता हूँ। तो एनालॉगी, सादृश्यता, सीरीज है, कंपल्सेशन है, कोडिंग डिकोडिंग है, बिल्ड रिलेशन है, लॉजिकल वेन डायग्राम है, वो सेम टू सेम जो जनरल फर्स्ट ग्रेड की भर्ती होती है उसी का सिलेबस यहाँ डाला है। स्टैटिस्टिक्स सेकेंडरी लेवल के, कलेक्शन ऑफ डाटा, प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और मेंसुरेशन, सेंट्रल टेंडेंसी, मीन, मोड, मीडियन एंड अपग्रेड ऑफ ग्राउटेड डाटा। तो ये आप पोर्शन अच्छे से कर सकते हो। ये बिना आर्ट्स वाला भी कर सकता है इन दोनों को। आर्ट्स वाला यहाँ से, आर्ट्स वाला ये देखेगा मैथमेटिक्स सेकंड लेवल की, इसमें वो नेचुरल नंबर, रेशनल, इरेशनल नंबर, रियल नंबर एंड डेसिमल नंबर, ये इन ऑपरेशनल, रियल नंबर, लॉ ऑफ एक्सपेंडेंस, रियल नंबर, रेशनल एंड देयर डेसिमल एक्सप्लेन, जीरो, पॉलीनोमियल और रिलेशन बिटवीन जीरो एंड कोएफिशिएंट ऑफ पॉलीनोमियल, डिवीजन एल्गोरिथम, पॉलीगम, ये चीजें थोड़ी बहुत हाई लेवल की है। तो इनको आपको अच्छे से वो ही कर पाएगा, ज्यादा तो वो ही कर पाएगा, लेकिन आप कुछ चीजों को जैसे ये देख सकते हो, नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, रेशनल, इरेशनल नंबर, इनके बारे में बेसिक जानकारी रखो, ताकि वो आजकल क्या थोड़ा बहुत उनमें भी व्याख्यात्मक प्रश्न बनाने शुरू कर दिए। जैसे अगर वो स्टेटमेंट देगा ना, तो आपको एक आध स्टेटमेंट ऐसा दिमाग में फंस ही जाएगा कि ये चीजें नहीं होती उसमें, तो वो काम आ जाएगी। ठीक है। तो ये करना, कोशिश करना, हम करवाएंगे भी।
हमारे ऐप पर या जो यूट्यूब चैनल है उस पर फ्री क्लासेज होगी, उसमें ये सारे हम करवाएंगे। और जो आर्ट्स का बंदा है वो इन पे तो ही फोकस रखना है, इनको मजबूत करना है। इनमें से 10 क्वेश्चन आएंगे तो ये सोच के चलना मेरे को 8 क्वेश्चन इसमें निकालने हैं हर हाल। ये निकलेंगे तभी 40% वाला क्राइटेरिया क्लियर होगा, ठीक है। फिर मेंसुरेशन का है, सरफेस एरिया, क्यूबिड, क्यूब, राइट, सर्कुलर, सिलेंडर, राइट, वो कौन, ये और कर सकता है। इसमें क्या केवल सूत्र बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, सूत्र आएंगे उस, वो अगर सूत्र याद कर रखे हैं तो आंसर आएगा, फिर नहीं तो नहीं आएगा। इसमें शंकु है, घन है, घनाभ है, घन घनाभ बेलन है, इनके क्षेत्रफल, उनके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल या इनका आयतन, इनके बीच का मिक्सअप का क्वेश्चन, ये सारे इसमें कवर करवाएंगे। तो ये वो ही कर पाएगा जिनको इनके सूत्र याद होंगे। तो पहला काम तो आज ही यही करना, बिना टीचर की मदद से सारे इनके जो भी सूत्र हैं 10 तक जो चलते हैं उन सूत्रों को एक कॉपी में लिखना, आज से ही याद करना शुरू कर। रोज 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 बार बार चीजें देखोगे तो हमारी एक विजुअलाइज मेमोरी बन जाएगी, तो चीजें वहां बहुत ज्यादा याद आएगी। क्योंकि शांति काल में पढ़ा ही पेपर में सबसे ज्यादा याद आता है। उस समय पेपर के टाइम जो 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 जल्दी जल्दी पढ़ते हैं वो ज्यादा कंफ्यूजन करवाते हैं, और क्वेश्चन गलत भी वो ही ज्यादा करवाते हैं। इसीलिए अभी से इनके क्वेश्चन की शुरू कर दो कि भाई रोज के मुझे आज घन, आज शंकु याद करना है, मुझे आज घन या घनाभ याद करना है, मुझे आज बेलन का सूत्र याद करना है, और ये साथ में करने हैं। ये नहीं है कि मैं आर्ट्स का हूं तो मैं हिस्ट्री में फाड़ के आ जाऊंगा, कि नहीं होगा उसमें। हिस्ट्री वाला पोर्शन वो ही कर पाएगा जो, भले ही उसने हिस्ट्री में एमए कर रखी है ना, वो भी नहीं करा। अभी आपने सेकंड ग्रेड का पेपर देखा होगा, सेकंड ग्रेड के पेपर के सब्जेक्ट के जो इस जीके के क्वेश्चन थे ना, वो अगर बंदा फर्स्ट ग्रेड का था ना उससे भी नहीं हो रहे थे। ये बड़ी सोचने की बात है। उसमें वर्ल्ड ज्योग्राफी के या राजस्थान ज्योग्राफी प्लस इंडिया ज्योग्राफी के कुछ क्वेश्चन तो ऐसे थे जो बंदा उस फर्स्ट ग्रेड की ज्योग्राफी की तैयारी कर रहा है वो भी नहीं कर पा रहा है, या जो फर्स्ट ग्रेड की हिस्ट्री की तैयारी कर रहा है वो भी नहीं कर पा रहा। तो केवल उस पर थोड़ा बहुत विशेष तौर पर ध्यान रखना कि चीजें, अब हर चीज पे थोड़ा 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 लेने की कोशिश करनी है। ये बहुत अच्छा से कर लेना, ये साथ में लेके चलना। अंग्रेजी, ये ऐसा मतलब ये शेड्यूल बन जाना चाहिए क्या, एक तो मैं सूत्र याद करूंगा, साथ में अंग्रेजी के 5 पारिभाषिक पारिभाषिक शब्दावली याद करूंगा रोज का, मतलब रोज बैठे तो ये साथ में होने ही चाहिए। ये एक अलग से इनकी एक तो मतलब ये ले आओ, जो 11 12 में हिंदी चलती है ज्ञान विज्ञान नाम से, वो साथ मेरे को उसी में से लगभग कवर हो जाएगा। बाकी और कुछ आप देखना चाहो तो अलग कोई देख सकते हो उसमें, लेकिन अभी तक तो आरबीसी इसी से बाहर नहीं जा पा रही है। तो ये वर्तमान ट्रेंड में ये है। इनके लिए तो आप कोचिंग की ही, या कोई आपके कोई दोस्त वगैरह पढ़ता है तो वो करवा सकता है। बाकी ये सेल्फ वाले होने वाले सब्जेक्ट है ना, जिनके नॉन मैथ है, जो मैथ है वो तो करेगा ही, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो नॉन मैथ है। तो नॉन मैथ वालों के लिए आप इनको थोड़ा बहुत देख लेना, और या किसी से हेल्प ले सकते हो तो वो कर लेना, बाकी हम तो अपनी तरफ से कोशिश करेंगे। ये इंग्लिश वाला पोर्शन ये बहुत ही जरूरी है। अब उन्होंने क्या कर दिया, एक तो ये सिलेबस भी कॉन्ट्राडिक्टरी है। आपने यहाँ पे लिख दिया संधि और संधि विच्छेद, और वहां लिख दिया जो सेकंड पेपर है उस सेकंड पेपर में लिख दिया कि हम अयादी और यण छोड़ के बहुत सारी संधि पूछेंगे, यण और अयादी संधि को छोड़ के संधि पूछेंगे। तो यहाँ फिर क्या है, यहाँ नहीं पूछोगे। अब उनसे पूछने वाला है कि वहां तो आपने छोड़ दिए तो फिर यहाँ नहीं पूछोगे, पेपर तो एक दिन ही करवाओगे। हाँ ग्रुप में होगा तो एक दिन ही पेपर करवाओगे, तो वो थोड़ा बहुत है कॉन्ट्राडिक्शन, या ध्यान रखना। यहाँ वो संधि लिख दी पूरी, संधि सारी पढ़नी है, वहां कहा कि ये यण और यादि छोड़ के आना, तो यहाँ कैसे छोड़ोगे फिर, यहाँ तो सारी पढ़नी पड़ेगी। उपसर्ग प्रत्यय अनेकार्थक शब्द विलोम शब्द समानार्थक भिन्न शब्द शब्द शुद्धि वाक्य शुद्धि, ये तो देखो टीचर से करवाने से होगा ही नहीं, टीचर करवाता भी नहीं, हिंदी वाला टीचर ये नहीं करवाएंगे। अनेकार्थक शब्द विलोम शब्द समश्रुत भिन्नार्थक शब्द ये आपको ही याद करने पड़ेंगे। हाँ प्रत्यय उपसर्ग इनके बारे में बता सकते हैं, वो उनके कुछ नियम वगैरह होते हैं, वो सारी चीजें डिस्कस की जा सकती है, संधि भी की डिस्कस की जा सकती है। लेकिन अनेकार्थक शब्द विलोम शब्द ये आपको खुद को ही करना पड़ेगा, और विद टाइम से करना होगा, बाद की चीजें फिर क्लियर नहीं हो पाएगी। तो ये इंग्लिश वाला पोर्शन है। फिर करंट अफेयर्स,
वाह, ये बहुत ही अभी राजस्थान का सबसे ट्रेंडिंग विषय बन रहा है। राजस्थान ऑफ इंडिया रिसेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम फ्लैगशिप स्कीम इनिशिएटिव स्किल डेवलपमेंट स्टार्टअप इनिशिएटिव सोशल इकोनॉमिक इंडिकेटर्स इवेंट ऑफ इम्पोर्टेंस पर्सन ऑफ पैलेसेज कंटेम्प्रेरी इवेंट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी एंड गवर्नमेंट एनवायरनमेंट अवार्ड प्राइज लेटेस्ट बुक ऑथर्स स्पोर्ट एंड गेम्स। वर्तमान में राजस्थान में या इंडिया में जो भी चल रहा है उन वो सारों को ही कवर कर रही है ये चीज। अब इसके लिए अभी सबसे ज्यादा डिबेटेबल टॉपिक यही चल रहा है कि करंट कहाँ से पढ़े, तो उसके लिए हम करंट की खुद क्लासें देंगे। और वर्तमान ट्रेंड ये कह रहा है आरपीसी का अभी सेकंड ग्रेड का पेपर हुआ रिसेंट, उससे पहले एक सांख्यिकी अधिकारी का पेपर करवाया था, तो उनमें ये लग रहा है कि आरपीसी पिछले 2 या 3 महीने का ही करंट उठा रही है। वो आपके एग्जाम होगा उससे 2-3 महीने का, वो तो स्पेशल पढ़ना उस पर जोर देके। फिर क्या करता है, ये चीजें अभी करनी है आपको, जैसे फ्लैगशिप स्कीम ये उठा लो, जहां से भी आपको मैटर मिल रहा है इनको उठाओ, इनको भी तैयार कर लो। ठीक है, ये एक ये साइंस का जो भी लेटेस्ट चल रहा है ये पीवाई क्यू इसमें एक तो चल रहा है जो सरकार का दर्पण है, उसको क्या बोलते हैं, पीडी, वो डाल रहा है। दूसरा आप ये कर लो कि कोई भी न्यूज एक मैगजीन फॉलो कर लो, उन मैगजीन में जो चीजें आ रही है वो नोट कर लो, प्लस हम जो स्पेशली करवा रहे हैं उनका वो देख लो एक बार। ठीक है, फिर है कंपेयर, ये इंटरनेशनल में कौन कौन से कंटेम्प्रेरी इंटरनेशनल इश्यूज इवेंट चल रहे हैं वो देखना। जनरल साइंस देखनी, ये सेम ही डाल रखा है फर्स्ट ग्रेड वाला, एटम एंड मॉलिक्यूल केमिकल रिएक्शन equation, carbon and compound, force and law of motion, work of energy, electricity, sound, tissue, control and coordination, Hadley and evolution, management of natural resources, protection of environment, biodiversity and sustainable development, science and daily life, recent डेवलपमेंट ऑफ साइंस। ये सारी चीजें वो जो सेम फर्स्ट पेपर और जनरल वाली चल रही थी वो सब कुछ सेम ही डाला है, उसमें कुछ चेंज नहीं किया। पॉलिटी में कुछ चेंजेस किए हैं, जैसे गवर्नमेंट ऑफ एक्ट 1935 है उसमें केवल, उसमें भी 35 है। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ये नहीं, उसमें ये नहीं डाला, फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट उसमें भी थे, यहाँ मिनिस्टर ऑफ ये सेम है। पार्लियामेंट्री, सुप्रीम कोर्ट, इलेक्शन कमीशन ये इसमें कुछ नए डाले हैं, उसमें इलेक्शन कमीशन नहीं था। ये यूनियन पब्लिक सर्विस ये नया डाला है। पंचायत राज म्यूनसिपैलिटीज ये डाला है। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, नेशनल कमीशन ऑफ ह्यूमन सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, ये सारे नए हैं उसमें। एक तो ये एनजीटी था, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ये उसमें था, ये बाकी कुछ सब कुछ नया है उसमें। ये भी नया है नेशनल, ये तो उस वजह से डाला है आपके स्पेशली वजह से, नेशनल कमीशन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, ये उसकी वजह से आपके डाला, उसमें नहीं है। फिर ज्योग्राफी तो उन्होंने लगभग पूरी डाल दी। ज्योग्राफी और राजस्थान, ये एक अभी वर्तमान में ये आरबीसी की सबसे बड़ी विशेषता है कि वो ज्योग्राफी सरल पूछ रही है, तो ये एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है, आप यहाँ स्कोर कर सकते हो अच्छा। लोकेशन, एक्सटेंड, शेप, साइज, फिजिकल फीचर्स, ड्रेनेज सिस्टम, सोयल, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, क्लाइमेट, डेमोग्राफिक करेक्टर्स, एग्रीकल्चर, लाइव स्टॉक, मिनरल्स, रिसोर्स, एनर्जी रिसोर्स, टूरिज्म, ट्रांसपोर्ट, इंडस्ट्री एंड ट्रेड, सब कुछ डाल दिया। ज्योग्राफी के जब 17-18 टॉपिक होते हैं वो सारे सारे इसने डाल दिए। ठीक है, फिर है एजुकेशनल साइकोलॉजी एंड एजुकेशनल मैनेजमेंट, एजुकेशन सिनेरियो इन राजस्थान, राइट ऑफ चिल्ड्रन, फ्री कंपलसरी एजुकेशन, ये इसमें कुछ चेंजेस किए हैं जो जनरल फर्स्ट ग्रेड की भर्ती होते हैं उसमें। एजुकेशनल साइकोलॉजी में नेचर, ये थोड़ा वो तो सेम ही डाला है, नेचर इसको वो तो जो हम एजुकेशन साइकोलॉजी पढ़ते हैं वही है। फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, मॉरल, ये चीजें नहीं डाली इसमें। डेवलपमेंट, ये उस एडोलेसेंस में जो क्रियाएं चलती है, किशोर अवस्था, मैंने तो इसमें किशोर अवस्था पे ही फोकस किया हुआ है। ठीक है, तो ये चीजें वो थोड़ी बहुत अलग डाली है जो आपकी स्पेशल से मिलती जुलती है। तो ये था।
तो ये सिलेबस के बारे में इतना डिस्कस किया। हिंदी में सिलेबस डाल देंगे। टोटल 5 यूनिट है, उन 5 यूनिट को अलग अलग भागों में बांटा गया है और ये थोड़ा बहुत पैनल साथ नहीं दे रहा है। बाकी की चीज़ें हम अगला वीडियो जो लाइव आएगा उसमें फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर दोनों ही करवा देंगे। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देना चाहता हूँ। आपने इतनी देर सुना उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।